नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कुमार लेव स्टैंड सिलेक्टेड 2018 आज आपके सामने लेकर आया हूं। आपके लिए सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके लाया हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि जो लेव असिस्टेंट वैकेंसी के लिए पद है 461, उनकी वैकेंसी हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। मैं पहले आपको जैसा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैंने इसको एक सरल लैंग्वेज में सिलेबस को काटा है। आज मैं बायोलॉजी के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पहले पुराने पैटर्न के हिसाब से सिलेबस देख रहे हैं, अभी तक नया पैटर्न नहीं आया है, लेकिन पीसीबी का जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दोस्तों, अगर नया पैटर्न कुछ आ रहा है तो वो सिर्फ नया ऐड कर रहे हैं 50 क्वेश्चन वो जीके पार्ट में। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ना दोस्तों कि भाग ए है और ये भाग ब है, तो भाग ए और भाग ब में, भाग ए में सामान्य जीके है राजस्थान के, जिसके 100 नंबर है, और भाग ब में दोस्तों 200 नंबर का जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी पीसीबी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होगा। मतलब नया अगर पैटर्न आता है तो ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा और क्या क्या होगा। ये राजस्थान का भूगोल 25 नंबर का है पुराने पैटर्न के अनुसार, और राजस्थान का इतिहास और कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये 25 नंबर की है। तो अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जीव विज्ञान के अंदर इन्होंने 2 पार्ट बना दिए हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो, जीव विज्ञान में क्या होता है, जनरली हमारे बायोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो जीव विज्ञान में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? जैसे बायोलॉजी है उसमें एक पार्ट तो होता है जूलॉजी। दोस्तों, एक बायोलॉजी 2 पार्टों में डिवाइड है। एक पार्ट होता है जूलॉजी और एक पार्ट होता है बॉटनी। तो इन दोनों पार्टों को मिला करके कितने क्वेश्चन आएंगे? 33 क्वेश्चन आएंगे या 34 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 33 या 34 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्टों के 33 क्वेश्चन आते हैं। किसी एक सब्जेक्ट का 34 आता है, वो किसी भी सब्जेक्ट का आ सकता है। कोशिश ये रहती है कि केमिस्ट्री का आता है, क्योंकि ज़्यादातर जनरली केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों में होती है। मैथ वालों की केमिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर वालों की केमिस्ट्री होती है, और बायोलॉजी वालों की भी केमिस्ट्री होती है, इसलिए वो 34 क्वेश्चन उसका ऐड करते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस दिया है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपके आएगा शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी और इनके सामान्य लक्षण है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया मॉर्फोलॉजी के बारे में, आवर्तबीजी पादपों की आकार की, जो 5वां चैप्टर मॉर्फोलॉजी। तीसरा चैप्टर उन्होंने बताया प्लांट एनाटॉमी, यानी पादप शारीरिकी के बारे में बताया इन्होंने। फिर आगे चौथा पॉइंट इन्होंने बताया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में दोस्तों इन्होंने पूरी चीज़ नहीं बताई है, 5 चैप्टर लगते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में कितने लगते हैं? 5 चैप्टर लगते हैं, लेकिन आपके लैब असिस्टेंट में दोस्तों 4 चैप्टर ही आएंगे। जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वो आपके नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर आपके नहीं होगा। तो कौन सा होगा? आगे देखते हैं दोस्तों, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर इसमें नहीं है। अब हम बात करें इसके आगे प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या इन्होंने दिया है। प्लांट फिजियोलॉजी में दोस्तों इन्होंने बताया कि प्रासरण आएगा, जल का अवशोषण आएगा, रसारोहण आएगा, वाष्पोत्सर्जन आएगा, प्रकाश संश्लेषण आएगा, श्वसन आएगा, पादप वृद्धि एवं गति आएगी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया इकोलॉजी, पर्यावरण अध्ययन यानी इकोलॉजी आएगी, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरणीय प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सारे आएंगे। उसके बाद में इन्होंने बताया जैव प्रौद्योगिकी आएगी, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी होगी, पुनरुत्पादित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप और जंतु के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नैतिक मुद्दे, कृषि व चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग होंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पादपों का आर्थिक महत्व आएगा, और एक और चैप्टर इन्होंने ऐड किया कोशिका की संरचना, असीम केंद्रक, ससीम केंद्रक का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन, ये सारे तो फर्स्ट पार्ट के थे। और सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेकंड पार्ट में जीव विज्ञान के सेकंड पार्ट में क्या क्या आने वाला है
इसमें आनुवंशिकी को सबसे पहले इन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें मेंडल के नियम आएंगे, सामान्य शब्दावली आएगी, डीएनए आरएनए की संरचना, वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवंशिक विकार होंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें एनिमल किंगडम का, जिसमें जंतु जगत का वर्गीकरण इन्होंने बताया है। क्या बताया? जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें अकशेरुकी का संघ तक वर्गीकरण और कशेरुकी का वर्ग तक वर्गीकरण बताना है आपको। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि मानव में जो पाचन होगा वो बताना है, मानव में श्वसन उत्सर्जन, मानव में पाचन श्वसन और उत्सर्जन, साथ में प्रोटीन शर्करा विटामिन और पाचक एंजाइम। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि गैसों का विनिमय, ऑक्सी अनोक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ, वृक्क की संरचना। तो यहाँ पर अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस ये तो हम पढ़ते हैं बॉटनी में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। उसके बाद में इन्होंने कहा प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन था उसमें। इसके बाद में उन्होंने कहा वृक्क की संरचना पढ़नी है, वृक्क की कार्यकी पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्या पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मानव में परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो परिसंचरण में हृदय की संरचना पढ़नी है, रक्त का संगठन पढ़ना है, रक्त के समूह पढ़ना है, रक्त का थक्का जमना पढ़ना है, लसिका ग्रंथि, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके हार्मोन्स पढ़ने हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में आगे बताया इन्होंने कि मस्तिष्क, आँख, कान, आँख, कान की संरचना और मस्तिष्क की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग या इम्पल्स से जो नर्व कंडक्शन है वो पढ़ना है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पेशीय तंत्र में सिर्फ आपको पेशियों के प्रकार और पेशीय संकुचन पढ़ना है। आपके चैप्टर तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में दोनों चीज़ दी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ पेशियों के बारे में पढ़ना है, पेशी तंत्र में पेशी के प्रकार और पेशीय संकुचन। उसके बाद में मानव में जनन तंत्र और मानव रोग के बारे में बात करें तो मानव में जनन तंत्र, मानव रोग में संरचना पढ़नी है, जनन स्वास्थ्य पढ़ना है, मतलब मानव के जनन तंत्र की संरचना पढ़नी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, जो चौथा चैप्टर लगता है। और मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक, हेलमंथ से होने वाले रोग पढ़ने हैं। और जैव विकास या जंतुओं का आर्थिक महत्व, जैव विकास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक चैप्टर है, 7वां चैप्टर वो पढ़ना है। और इसके बाद में इन जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ना है। दोस्तों ये तो हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात, जो कि आपके सिलेबस में इन्होंने डाल रखी है, जो कि कॉम्प्लिकेट होगा। अब हम बात करेंगे कि मैंने जो इसको सरल भाषा में बनाया है उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों बने रहना। दोस्तों अब बात करते हैं मैंने जो जिस तरीके से सिलेबस को आपके डिवाइड किया है, जिस सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया उसके बारे में। दोस्तों मैंने संकल्प लिया आपको लैब असिस्टेंट बनाने के लिए। आपको लैब असिस्टेंट बनाने के लिए जो मेरे से जितना हो पाएगा उसका मैंने संकल्प लिया, और आपको भी लैब असिस्टेंट बनने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अपना संकल्प है, संकल्प ही लेना पड़ेगा कि मेरे को बनना ही है। दोस्तों बनना ही है, अगर ऐसा संकल्प ले लिया तो बन ही जाओगे आप। उसके बाद में देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में जो मैंने डिवाइड किया है। जो आपका सिलेबस है, सेकंड पार्ट है या सेकंड पेपर जो भी होगा, उसमें जो 100 क्वेश्चन आने हैं, 33 क्वेश्चन इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आएंगे, पीसीबी का आएगा। जिसमें पहला पार्ट लिया है मैंने बायोलॉजी का, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। इन दोनों के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 33 या 34 क्वेश्चन आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बॉटनी के बारे में। बॉटनी के बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक, ये सिलेबस जो दिया गया है वो कहाँ पर मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताने वाला हूँ। दोस्तों देखते हैं हम कहां पर पढ़ना है हमारे को। सबसे पहला बॉटनी का जो चैप्टर लिया है, हमने स्टार्टिंग की है सबसे पहले हमने कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि फंगस और जो लाइकेन है, कवक और लाइकेन है, ये कहां पर मिलेगा आपको। दोस्तों ये कहां पर मिलेगा, इन्होंने लिख तो दिया कि कवक और लाइकेन आएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कहां पर मिलेगा। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड चैप्टर जो है 11th की एनसीईआरटी का, उसके अंदर उसका नाम है जीवों का वर्गीकरण, उसमें मिलेगा आपको। लास्ट पॉइंट है कवक और उसके बाद में लाइकेन के बारे में बताया है, तो यहां से पढ़ना है। लेकिन एक चीज मैंने इस वैकेंसी में देखी है कि सिलेबस भले ही इन्होंने काट के दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों कि इन्होंने मान लो कवक दे दिया ना, तो कवक 11th 12th की किताब में जहां भी होगा ना, वहां पर वो कवक आ जाएगा। तो आपको ये चीज कोई नहीं बताने वाला, आप भी यही पढ़ोगे कि यार कवक तो जीवों के वर्गीकरण वाला जो सेकंड चैप्टर उसमें दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
कवक और भी कहीं दिया गया है, वो कहाँ पर दिया गया है? एक तो दिया गया जीवों के वर्गीकरण के सेकंड चैप्टर में, दूसरा 12वीं की जो एनसीईआरटी है उस 12वीं की एनसीईआरटी में 9वां चैप्टर है दोस्तों, 9th चैप्टर जिसका नाम है खाद्य उत्पादन और वृद्धि नीतियां, वहां पर भी दिया गया है कवक से होने वाले रोगों के बारे में वहां पर बताया है, वहां पर कवक से होने वाले रोग और पेड़ पौधों में होने वाले रोगों के बारे में बताया है। तो दोस्तों इसका सवाल आया था, इसका सवाल यहां से आया था, कवक से होने वाले पेड़ में रोग का सवाल आया था, और आप अगर यहां से पढ़ के जाओगे तो सवाल सही नहीं होगा। तो इस वैकेंसी की क्या खासियत है कि जो टॉपिक दे दिया वो पूरी बायोलॉजी में कहां भी होगा, 11th 12th में वहां से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट है पादप जगत है, प्लांटी किंगडम के बारे में बताया है। प्लांटी किंगडम कहां मिलेगा आपको? जो 11th की एनसीईआरटी है उसका तीसरा चैप्टर है दोस्तों प्लांटी किंगडम, और उसमें इन्होंने ये बताया है कि जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं सारों के ही सामान्य लक्षण इन आपको पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण आपको पढ़ने हैं। किस चैप्टर में? पादप जगत में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि अगला जो पॉइंट बताया इन्होंने वो है पादप आकारिकी। क्या है पादप आकारिकी? मतलब प्लांट मोर्फोलॉजी, जिसमें इन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं। एक बताया इन्होंने तना, पत्ती और जड़ के रूपांतरण और संरचना, कि तने के रूपांतरण का कहाँ उपयोग है, जैसे पत्ती का रूपांतरण का कहाँ उपयोग है, जड़ के रूपांतरण का कहाँ उपयोग है, और इनकी संरचना की भी पूछी है। और साथ में पुष्प और बीज पूछा है, फल पूछा नहीं है लेकिन फल का सवाल आया था दोस्तों। फल का सवाल 2018 वाली वैकेंसी में फल का सवाल आया था, जो एनसीईआरटी में नहीं था। हम जो कोर्स कराएंगे उसमें आपको ऐड करवाएंगे, आपको जहां भी मिलता है फल वो पढ़ना है। आरबीएससी की किताब में मिल जाएगा फल की संरचना के बारे में, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, उनको आरबीएससी की किताब से आप पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे? आरबीएससी की जो किताब हट गई वहां पर इसके बारे में दिया है, वहां से पढ़ लेना। नहीं मिले आपको कहीं पर तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा फल की संरचना की। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर प्लांट मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर मैंने नोट लगा रखा है, एक नोट लगा रखा है, इसमें लिखा है फैमिली पाठ्यक्रम में नहीं है। मतलब आपके जो 5वां चैप्टर है, जो 11th की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, भाई ये पादप आकारिकी कहाँ मिलती है? 11th की एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर में मिलती है, और उसमें लास्ट पॉइंट फैमिली है एनसीईआरटी में, लेकिन आपके एलए के सब्जेक्ट में, एलए के सिलेबस में ये नहीं है दोस्तों। फैमिली जो फाबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, ये फैमिली है ना, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अगर पादप शारीरिकी मतलब प्लांट एनाटॉमी के बारे में। पादप शरीर की जो कि 6वां चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी का, उसमें उन्होंने बताया उत्तक और उत्तक तंत्र व द्वितीयक वृद्धि आएगा आपके। ठीक है, लगभग पूरा ही है एनाटॉमी, तो पूरा ही है, आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में इन्होंने कहा है पादप कार्यकी। अब इसमें विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि पादप कार्यकी में भी सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। पादप कार्यकी में क्या क्या पढ़ना है? देखो, पहला पादप जल संबंध है, पादप जल संबंध जो वाटर प्लांट वाटर रिलेशन है, 11th चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी का। इसमें से आपको सिर्फ परासरण पढ़ना है, जल का अवशोषण पढ़ना है, रसारोहण पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन पढ़ना है। ये 4 ही पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको इस पॉइंट में, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? 4 ही पॉइंट पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ना है? परासरण, जलावशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि कितना पॉइंट आएगा, तो पूरा प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ना है। श्वसन जो 14वां चैप्टर है, प्रकाश संश्लेषण 13वां चैप्टर है। अब आप कहोगे कि सर 11वां चैप्टर था पादप कार्यकी, 12वां चैप्टर कहां गया? 12वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। 12वें चैप्टर का नाम है खनिज व लवण, खनिज व लवण, ये 12वां चैप्टर है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या पढ़ना है? 13वां चैप्टर पढ़ना है, फिर प्रकाश संश्लेषण पूरा पढ़ना है, श्वसन पूरा पढ़ना है, और उसके बाद में पादप वृद्धि और नियामक जो कि 15वां चैप्टर है वो पढ़ना है। ये सारे 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर है दोस्तों। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपके 11th का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, 12th का बहुत कम है, 11th का सिलेबस ज्यादा है। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कहा है कि कोशिका विज्ञान जो है, सेल बायोलॉजी है, वो आपके सिलेबस में आनी है। सेल बायोलॉजी में इन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर है, और सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत और सेल डिवीजन। तो कोशिका डिवीजन का तो 10वां चैप्टर है 11th के एनसीईआरटी में, और सेल थ्योरी और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक संरचना है, ये 8वां चैप्टर है दोस्तों 11th की एनसीईआरटी का। 11th की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। इसके बाद में दोस्तों 12th की एनसीईआरटी का तो अब नंबर आता है।
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का बॉटनी में एक ही चैप्टर दे रखा है इकोलॉजी। क्या दे रखा है? इकोलॉजी, जिसमें 4 चैप्टर है, 13वां 14वां 15वां 16वां। 13वां 14वां 15वां 16वां। 13वें चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 14वें का नाम है इकोसिस्टम, 15वें का नाम है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, और 16वें का नाम है एनवायरमेंटल इश्यू या पर्यावरणीय मुद्दे। तो ये चारों चैप्टर आपको इकोलॉजी में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये सारा चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा। और एक पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा और इंक्लूड किया है, पादपों का आर्थिक महत्व है, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में दिया है तो कुछ अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लाइन दी है, आपको फैमिली में मिल जाएगा ये पादपों का आर्थिक महत्व एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो तो, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में 5वें चैप्टर में। लेकिन आप इनको पढ़ोगे कहां से? आरबीएससी की किताब से। आरबीएससी की किताब में अलग से टॉपिक बना रखा है, पादपों का आर्थिक महत्व है, आपको वहां से पढ़ना है। ये आपकी बॉटनी कंप्लीट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला ब भाग, जिसका नाम है जूलॉजी या प्राणी विज्ञान। इसमें दोस्तों क्या है, जूलॉजी में इन्होंने बताया सबसे पहले एनिमल किंगडम की, जो कि जूलॉजी का फर्स्ट पार्ट है 11th की एनसीईआरटी का। 11th की एनसीईआरटी में चौथा चैप्टर जो है वो पूरा आना है। इसमें बता रखा है इन्होंने, एक चीज लिख रखी है कि जंतु जगत को अकशेरुकी को तो बता रखा है इन्होंने संघ लेवल तक, तथा कशेरुकी को बता रखा वर्ग लेवल तक, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है इसका, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, सवाल सोल्व हो जाएगा, गारंटी है 100%। उसके बाद में बात करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इन्होंने थोड़ी सी बदमाशी कर दी। बदमाशी ये कर दी, बायोमोलिक्यूल को इन्होंने सीधे तौर पे नहीं बताया कि बायोमोलिक्यूल नाम नहीं लिखा होगा आपके सिलेबस में, लेकिन इन्होंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो बेटा ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये 11th के एनसीईआरटी के 9वें चैप्टर में है, और 9वें चैप्टर का नाम क्या है? जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैं अगर बात करूं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, बहुत बड़ी यूनिट है, 7 चैप्टर इसके अंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आराम से बनेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। भाई पूरे चैप्टर से सवाल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 11th की और 12th की एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर है दोस्तों 38, आपके सवाल आने हैं 33 या 34। तो आप में के सवाल यानी 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, मतलब उसका मतलब है 4-5 चैप्टर जो आपके नहीं है। अब आप कहोगे कि 11th और 12th की एनसीईआरटी में भले ही आपके 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर किस में है? एनसीईआरटी में है, लेकिन एलए में 38 चैप्टर नहीं है। एलए लेब स्टैंड के सिलेबस में 38 चैप्टर नहीं है। जैसे कि कौन कौन से नहीं है, अभी इसी में देख लो। इसमें जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर एनिमल किंगडम आता है, सही है, लेकिन इसके आगे 7वां चैप्टर 7th चैप्टर आता है एनिमल टिश्यू या जंतु उत्तक है। एनिमल टिश्यू या क्या आता है? जंतु उत्तक है, और वो आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। जंतु उत्तक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ना लेब स्टैंड के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th की एनसीईआरटी के अंदर 16वें चैप्टर से लेकर के 22वें चैप्टर तक कवर करती है, जिसमें 16वां चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें आपके सिलेबस में दे रखा मानव में पाचन और पाचक एंजाइम। इसमें पाचक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचक एंजाइम के बारे में इन्होंने अलग से लिख दिया, तो इसका मतलब चांस से ज़्यादा है यहाँ से आने के सवाल। पिछली बार भी पाचक एंजाइम से आया था। मानव में पाचन में आपको पढ़ना पड़ेगा, मानव में पाचन में कौन कौन सा आएगा, पाचन के अंग और उनकी संरचना के बारे में। वो कहाँ पर मिलेगा आपको? 16वें चैप्टर में मिलेगा 11th की एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने कहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र 11th के एनसीईआरटी के 17वां चैप्टर है दोस्तों। इसमें इन्होंने बताया मानव में श्वसन आएगा और गैसों का विनिमय। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर का नाम देने के बाद में कुछ पॉइंट इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं। भाई गैसों का विनिमय, तो उसका मतलब गैसों का विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गैसों का विनिमय पढ़ना है। मैंने अपने चैनल पर गैसों का विनिमय वाला ये टॉपिक डाल रखा है, आप देखना, आपको समझ में आता है कि नहीं आता वो मेरे को बताओ। फिर उसका पीछे वाले सवाल PYQ सोल्व करो। सबसे बड़ी चीज होती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको जीतना है तो यही क्वेश्चन आपको सबसे आगे ले जा सकते हैं। फालतू इतने ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं आपको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रेटरी उत्सर्जन तंत्र में मानव में उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पूछा है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे मानव में बात करें वही कौन कौन सा होता है? यूरिया, यूरिन। मानव में तो यूरिन होता है, यूरिक एसिड। ये जंतु में अलग अलग जंतुओं में यूरिया होता है, किसी में यूरिन होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है, किसी में ग्वानिन होता है। अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में
इन्होंने कहा वृक्क की संरचना और कार्य की, वृक्क के बारे में इन्होंने अच्छे से पूछा है, आपको किडनी के बारे में सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये 19वें चैप्टर में है 11th की एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों, अब 18वें चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। 18वें चैप्टर में देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने। 18वें चैप्टर में इन्होंने कहा है कि 11th की एनसीईआरटी का 18वां चैप्टर है जिसमें रक्त के बारे में पूछा है। तो रक्त के बारे में खोल के पूछा है इन्होंने कि रक्त का संगठन क्या होगा, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, और रक्त का थक्का है वो कैसे बनता है, और साथ में इन्होंने पूछा हृदय की संरचना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारा पॉइंट रक्त के बारे में, पूरा रक्त मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है यूट्यूब पे, आप वो देखिए। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपके सवाल पीछे के आए हुए सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे यार 2016 में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ये रक्त के थक्के के संबंधित आया था। थक्के को थक्का बनाने वाले 13 कारकों के नाम थे, उनकी पूछा था। वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन था क्योंकि 2016 का पेपर बहुत टफ था। वो टफ इसलिए था, बहुत नॉलेजेबल, बहुत डीपली सवाल पूछे थे उसमें, लेकिन मैंने इसमें करवाया, उससे सवाल आपका सोल्व जरूर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं अगर मानव के तंत्रिका तंत्र की, तो मानव के तंत्रिका तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग, नर्व कंडक्शन, मस्तिष्क, आंख और कान की संरचना। यह आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों, यह आपको मिलेगा 21वां चैप्टर है। 21वां चैप्टर है, 21वां चैप्टर है किसका, 11th की एनसीईआरटी का। 11th की एनसीईआरटी में आपको 21वें चैप्टर में कौन मिलेगा, मानव का तंत्रिका तंत्र मिलेगा, जिसमें न्यूरॉन की संरचना पढ़नी है, तंत्रिका संवेग पढ़ना है, मस्तिष्क पढ़ना है, आंख और कान की संरचना पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, पेशीय तंत्र के बारे में पढ़ना है। पेशी तंत्र में क्या है, पेशी तंत्र कौन सा चैप्टर है, आपकी एनसीईआरटी का जो 20वां चैप्टर है, उस 20वें चैप्टर का मतलब नाम तो है बेटा दोस्तों, उसका नाम है गति व गमन। गति और गमन नाम है। उस चैप्टर में आपका कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र दोनों दिया हुआ है, लेकिन आपको उसमें से क्या क्या पढ़ना है, उसमें सिर्फ आपको पेशीय तंत्र के बारे में पढ़ना है। भाई पेशियों के प्रकार, 3 प्रकार की पेशियां होती है, हृदय पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशियां। और पेशी संकुचन पढ़ना है, पेशी संकुचन कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाविधि होती है, संकुचन की क्रियाविधि कौन कौन सहायक होता है, सारी चीजें पढ़नी है। पेशी संकुचन से सवाल आया था लास्ट ईयर, आप पेशी संकुचन पढ़िए। ऐसे समझ में नहीं आता तो किसी टीचर की सहायता से पढ़िए। और उसके बाद में एक नोट मैंने दिखाया, यहाँ पे नोट क्या दिखाया है बेटा दोस्तों, नोट दिखाया कंकाल तंत्र पाठ्यक्रम में नहीं है। इस चैप्टर में कंकाल तंत्र है, लेकिन आपके 11th स्टैंडर्ड के पाठ्यक्रम में कंकाल तंत्र नहीं है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो आपके सिलेबस में होगी। क्या होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, 22वां चैप्टर है आपके 11th की एनसीईआरटी में, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन के बारे में बताया है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, आपको जनन तंत्र की संरचना पढ़नी है। तीसरा चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का, 12th की जूलॉजी में एंट्री यहां से होती है। जनन स्वास्थ्य चौथा चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा पार्ट आपको पढ़ना है मानव जनन तंत्र में, जिसमें संरचना के बारे में तीसरा चैप्टर में दे रखा है, जनन स्वास्थ्य के बारे में चौथे चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करें आनुवांशिकी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंदर सबसे पहले मेंडेलियन आनुवांशिकी की बात करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं। मेंडेलियन में इन्होंने दिया है कि मेंडल के नियम, तीनों नियम पढ़ने हैं आपको। सामान्य शब्दावली पढ़नी है, जीन क्या होती है, ट्रेट क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होती है, ये सारे अलग अलग जितने भी सामान्य शब्दावली है वो सारी पढ़नी है। साथ में आपको आनुवांशिक विकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, आनुवांशिक विकार। भाई आनुवांशिक कौन कौन से रोग है वो पढ़ने हैं, और मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ना है। ये 3 ही पॉइंट आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में से पढ़ने हैं दोस्तों, जो 5वां चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का। उसके बाद में 6वां चैप्टर 12th की एनसीईआरटी का आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में से क्या क्या पढ़ना है आपको, डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़नी है, वंशागति का आणविक आधार पढ़ना है आपको। उसके बाद में आपको गुणसूत्र की संरचना पढ़नी है, और आपको गुणसूत्र की संरचना यहां पर नहीं मिलेगा दोस्तों, इन्होंने बेवकूफ बनाया है। यहां भी गुणसूत्र की संरचना 8वें चैप्टर में दे रखी है 11th की एनसीईआरटी में। 11th के चैप्टर में 11th की एनसीईआरटी में 8वें चैप्टर में गुणसूत्र की अलग अलग संरचना दे रखी है, एल शेप दे रखी है, आई शेप दे रखी है, अलग अलग प्रकार की संरचना दे रखी है। क्रोमोसोम के आधार पर होता है वो, कौन सा क्रोमोसोम कितना बड़ा रहता है भुजाओं के आधार पर। तो सेल बायोलॉजी में से आपको ये पॉइंट पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने कहा जैव विकास या इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन आपको पढ़ना है, जो कहां पर मिलेगा, 12th की एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा पागल और बनाया है दोस्तों आप लोगों को। थोड़ा सा पागल इसलिए बनाया है, इन्होंने मानव स्वास्थ्य और रोग जो 8वां चैप्टर 12th की एनसीईआरटी का, उसको सीधा ऐसे टॉपिक में नहीं लिखा, लेकिन बीच बीच में ऐड कर दिया इन्होंने। तो मैंने आपको वो चीज यहां पर डायरेक्ट यहीं सीधा एक जगह ऐड कर दी है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या क्या दे रखा देखते हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग में क्या पढ़ना, आपको मानव रोग पढ़ने हैं। कौन कौन से रोग, हेलमेंथ जनित, प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, और ये सारे कौन कौन से,
हेलमंथ जनित, प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और कवक जनित, ये इतनी चीज़ों से होने वाले रोग पढ़ने हैं आपको। इसके साथ में एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़नी है आपको। एंटीजन क्या होता है, कब बनता है, कैसे होता है, जो कुछ भी पढ़ सकते हो, जो कुछ भी 11th 12th के एनसीईआरटी में दे रखा है एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, ये यहाँ पर जेनेटिक्स में भी दे रखा है एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, ये फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम में दे रखा है, ये मानव स्वास्थ्य रोग में भी दे रखा है। तो हर जगह से पढ़ना है, कहीं से भी पूछ सकता है ये। साथ में लसिका ग्रंथियां के बारे में पढ़ना है, लसिका ग्रंथि क्या होती है, कब बनती है, कैसे होती है, क्या काम करती है, सारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताया इन्होंने कि जैव प्रौद्योगिकी आपको कहाँ से पढ़नी है। जैव प्रौद्योगिकी दोस्तों कहाँ पर है, 11th और 12th चैप्टर, 12th की एनसीईआरटी का, 12th की एनसीईआरटी का 11th और 12th चैप्टर है। तो 11th की एनसीईआरटी में, सॉरी 12th की एनसीईआरटी में 11th चैप्टर में क्या पढ़ना, आपको सामान्य जानकारी पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और ये कैसे होती है, सामान्य चीज़ें पढ़नी है। और इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आरडीएनए टेक्निक, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी है, वो आपको यहाँ से पढ़नी है। और जो 12वां चैप्टर है ये तो प्रिंसिपल है, 11वां चैप्टर तो किसका है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स है। और यहाँ पर जो 12th चैप्टर है वो है यहाँ पर एप्लीकेशन। मतलब आपको बायोटेक्नोलॉजी सीखनी कहाँ पर है, 11वें चैप्टर में, और लगानी कहाँ पर है, 12वें चैप्टर में। तो उसमें दे रखा है कि ट्रांसजेनिक पादप और जंतु, भाई बायोटेक्नोलॉजी सीख ली हमने, उसके बाद में पादप और जंतु बनाओ, जिनको क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसजेनिक पादप और जंतु कहते हैं। नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, नैतिक मुद्दे मतलब बायोपायरेसी वगैरह होती है कि जो हमारा पेटेंट है, बायोपायरेसी है, नैतिक मुद्दे में आ जाएगा। और कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, जैसे पोटैटो है, पोमेटो है जो बनाया था, ये बीटी कपास है, ये सारा कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है। चिकित्सा क्षेत्र में हमने बनाया, इंसुलिन बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और साथ में जंतुओं के आर्थिक महत्व पढ़ने, आरबीएससी की बुक से पढ़ना है। ये जंतुओं का आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, आरबीएससी की बुक से पढ़ना है। और अब आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे जो नंबर दिख रहा है आपको उस पर कमेंट कीजिए, उस पर कॉल कीजिए मेरे को, उस पर मैसेज कीजिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल और मैसेज करिए। जल्दी ही हम इस चैनल पर एक बैच ला रहे हैं, एक सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम होगा दोस्तों संकल्प। क्या नाम होगा, संकल्प सीरीज होगी। इस संकल्प में क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैनल पर हम क्वेश्चन और आंसर टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर हम यहाँ पर डालते जाएंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बना के, टॉपिक को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाएगी और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इस चैनल पर बहुत जल्दी ये चीज़ लेके आने वाले हैं हम। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बटन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आता है, मेरा इस तरीके से कंटेंट जो मैंने बनाया है, सिलेबस को बांटा है, उस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि सर केमिस्ट्री का भी डालो, फिजिक्स का भी डालो। इसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल खोल के बता दूंगा कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।